नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, कल हमने बात की थी आरटीआई एक्ट की धारा 21 की। इसमें दोस्तों धारा 21 जो है ये बताती है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को इसमें बताया गया है कि कोई भी कार्रवाई जब भी किसी जो है आवेदनकर्ता के साथ की जाती है, मान लीजिए किसी ने कोई सूचना मांगी है, तो दोस्तों वो पूरी प्रक्रिया सद्भावना पूर्वक की जाएगी, यानी कि आवेदनकर्ता की हर संभव मदद दोस्तों की जाएगी। और इस धारा में हमने दोस्तों ये बताया था। अब साथियों, आज मैं बताता हूँ आपको धारा 22। देखिए, धारा 22 में दोस्तों अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, ये बड़े दोस्तों हार्ड इसमें जो है कई ऐसे शब्द आ जाते हैं। अब मैं दोस्तों इसको यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 क्या 19 और तत्मय से प्रवर्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में या उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। दोस्तों देखिए, जो आरटीआई एक्ट है ये जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे या काफ़ी लोग दोस्तों ये नहीं जानते कि सभी कानूनों में दोस्तों आरटीआई एक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सबसे ज़्यादा इसकी एक जैसे कहा जाता है एक ताकत है। तो ये कानून दोस्तों इतना अच्छा है कि इस कानून की वजह से आज लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है। क्योंकि दोस्तों जागरूकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जिस तरह से आरटीआई एप्लीकेशन की जो अपील की जो लगातार संख्या बढ़ रही है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो दोस्तों इसका तो मतलब यही है कि इसमें काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मांग रहे हैं। लेकिन साथियों, फिर भी किसी चीज़ का देखिए या किसी एक्ट का या किसी प्रक्रिया का अंत नहीं समझ लेना चाहिए किसी एक स्टेप पर या किसी एक बिंदु पर। तो जैसे ये चल रही है दोस्तों, तो ऐसे ही निरंतर चलना चाहिए और काफ़ी तेज़ी से दोस्तों और चलेगी, तो दोस्तों इसमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट में आपको ये शासकीय बात गुप्त अधिनियम 1923 को भी पढ़ना पड़ेगा, इसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपनी बातें रखने में। जब आप कानून की थोड़ी बेसिक जानकारी रख लेंगे तो आप कोई भी अपना केस राज्य सूचना आयोग में या फिर केंद्रीय सूचना आयोग में दोस्तों आप आसानी से लड़ सकते हो। साथियों, ये ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डीओपीटी के सर्कुलर भी आप देख लीजिए, आजकल तो गूगल से आप निकाल लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। और दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। आप जिस राज्य से हो उस राज्य की जो सूचना आयोग की वेबसाइट है वहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए पढ़ना देखना दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप उसको समझ सके। इसीलिए दोस्तों आरटीआई एक्ट को आप डाउनलोड कर रख लीजिए और उसको जब भी आपको समय मिले तो आप उसको पढ़ते रहिए, ताकि दोस्तों आपको भी कोई आवेदन करने में दिक्कत ना हो, या और जो आपके आसपास जो आपके मित्र परिचित मोहल्ले गली में है, यदि उनको भी कोई आरटीआई आवेदन लगाना है तो आप उनकी मदद कर सको और उनकी भी सहायता आप दोस्तों कर सको। और ये आप तभी दोस्तों कर पाओगे जब आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी या फिर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत दोस्तों पता होगा। और साथियों, लगातार हम इस विषय पर ये वीडियो बनाते रहते हैं। आरटीआई एक्ट पर हमारी शुरू से ही लगातार चर्चा चल रही है दोस्तों। अब इसमें थोड़ी धाराएं बची है, तो ये ख़त्म होने के बाद दोस्तों मैं इसकी जो सीरीज है दोबारा शुरू से स्टार्ट करेंगे। धारा 6 के से ये स्टार्ट इसको दोस्तों दोबारा हम करेंगे। और जो कुछ छूट गया हो या फिर हम इस बार दोस्तों सोच रहे हैं कि एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जाए, वहाँ दोस्तों आपको लिखकर थोड़ा समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरह के पर्सन आप पूछ सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कौन जन सूचना अधिकारी है, कौन उसका अपीलीय अधिकारी है, कैसे आप उस डिपार्टमेंट में अपना आरटीआई आवेदन भेजेंगे।
एक अच्छे प्रारूप में, जिससे वो रिजेक्ट ना हो और आपको सूचना मिल जाए, और कैसे प्रथम अपील करेंगे, ये काफ़ी सारी दोस्तों चीज़ें हैं। तो ये हम सोच रहे हैं ये सीरीज में दोबारा अब शुरू करूँगा। थोड़ा इसमें दोस्तों टाइम हो रहा है, इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। तो दोबारा शुरू करने के बाद दोस्तों फिर मैं इसको शुरू से लेकर चलूँगा धारा 6(1) से, और कैसे आप आरटीआई आवेदन किसी भी डिपार्टमेंट में करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप यदि जो जन सूचना अधिकारी होता है किसी भी विभाग का, वहाँ आवेदन करेंगे, फिर अपील लिए आपको प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उसके उपरांत उसमें थोड़ा कुछ टेक्निकली चीज़ें हैं कि अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद जन सूचना अधिकारी ने आपको कोई सूचना दी, अपीलीय अधिकारी ने उसमें क्या ऑर्डर पास किया, तो इन सभी चीज़ों का दोस्तों अवलोकन करना अति आवश्यक हो जाता है। और ये देखना होता है कि आप उस जवाब से कितने संतुष्ट है या नहीं है, या फिर आपका जो मूल आवेदन है धारा 6(1) का, जो आपने सूचना मांगी है और जो आपको सूचना दी है वो कितना मेल खाती है, यानी कि वो कितना सही है या कितना गलत है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आयोग में अपील जो है दूसरी की जाती है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए कि हाँ ये इसमें त्रुटि है, ये कमियां हैं, ये हमें जन सूचना अधिकारी ने सही सूचना नहीं दी है और अपील अधिकारी ने इसमें निर्णय कर दिया है, तो इसलिए हम जो आयोग में दूसरी अपील प्रेषित कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी दोस्तों चीज़ें होती है, बातें होती है। दूसरी अपील में जाने से पहले ही ये तमाम चीज़ें ऐसी होती है जिनको देखना समझना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे ही नहीं दोस्तों आप आवेदन कर दिया तो पता चला आपका आरटीआई आवेदन ही खारिज हो गया, आपकी दूसरी अपील खारिज हो गई। दोस्तों जब भी कोई अपील या फिर दूसरी अपील खारिज होती है तो उसका एक ग्राउंड होता है, रीजन होता है, यानी कि एक आधार होता है। सूचना आयोग यदि आपकी अपील को खारिज करता है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दोस्तों कई मामले से आते हैं कि साहब हमारी अपील जो है दूसरी खारिज कर दी गई और रजिस्ट्रार ने हमको वापस भेज दी। देखिए दोस्तों जब भी आप आयोग में दूसरी अपील प्रेषित करते हो तो उसकी रजिस्ट्री स्तर पर जांच होती है। आपने कब सूचना मांगी, कब आपने प्रथम अपील की, कब आपने उसकी दूसरी अपील की, है ना, तो सारी उसकी गहनता से जांच होती है। उसके बाद ही दोस्तों अपील वहां पर रजिस्टर्ड होती है। तो अगर आपकी अपील सही है, आपने निर्धारित प्रारूप में भेजी है, 3 प्रतियों में भेजी है और जो उसके साथ फॉर्म आता है धारा 19(3) का वो भरकर प्रॉपर भेजा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो दूसरी अपील है वो खारिज नहीं होगी और निश्चित रूप से जो है उसको आयोग रजिस्टर्ड करेगा, पंजीकृत करेगा। आपको आपके फ़ोन पर SMS मिलेगा। उसके बाद आपकी जो है सुनवाई निर्धारित होगी, नोटिस जारी होगा, आपको भी होगा और जन सूचना अधिकारी को भी होगा। उसके उपरांत ही दोस्तों उसमें हेयरिंग स्टार्ट होगी, सुनवाई होगी। तो ये सारी दोस्तों बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप जब भी कोई आवेदन करें तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ कर दोस्तों, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से आप पूछ लीजिए। ये सब दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो। तो हम दोस्तों जब ये सीरीज शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा विस्तार से। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा होगा क्योंकि ये सारी बातें बताने में, समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो आगे जो आने वाले वीडियो होंगे, यानी कि जब हम ये सीरीज दोबारा स्टार्ट करेंगे आरटीआई एक्ट की, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप समझ जाएंगे तो आप अपने जैसे काफ़ी लोगों की मदद कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि दोस्तों किसी और विषय पर वीडियो या कोई ऐसा आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में दोस्तों आप ज़रूर बताना। कमेंट में आप ज़रूर बताओगे तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उसको कोशिश करूंगा कि कितनी मैं उसके ऊपर अपनी बातों को रख सकता हूं सही ढंग से। तो जिस भी भाई ने दोस्तों हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो, यानी कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलता हूं दोस्तों आपसे किसी दूसरी वीडियो में। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और फिर मिलता हूं आपसे दोस्तों। सादर नमस्कार।